हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा द 23 जनवरी 2025 के एडिटोरियल्स के बारे में और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग एंड अदर रेलेवेंट एग्जाम ऑल्सो। सो इसमें ना मैं आपसे बात करूँगा 6 एडिशनल इंफॉर्मेशन और 3 जो आर्टिकल्स हैं जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में कल आए थे, तो उसके बारे में आज वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो बेसिकली क्या था कि 3 आर्टिकल्स और एडिटोरियल थे, वही मुझे इंपॉर्टेंट लगे और उन्हीं के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और एडिटोरियल काफ़ी बड़े होते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप उनको पूरा पढ़ो, तो उससे अगर उसका समराइज़ वर्ज़न मिल जाता है, तो बहुत सारा टाइम बचता है और अंडरस्टैंड करने में उसको काफ़ी ईज़ी रहता है। तो बेसिकली मतलब ये था कि पहला जो आर्टिकल था वो था माइंस के बारे में, कि एक्चुअली क्या है ना कि चाइना ने कोविड-19 में हमने देखा था कि चाइना ने किस तरह से काफ़ी सारी कंट्री को परेशान किया था और उनको जो एसेंशियल आइटम्स होते हैं उसको प्रोवाइड करने से मना कर दिया था। तो ये चीज़ समझ में आ गया था कि इन फ्यूचर अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होता है, कोई भी पैंडेमिक आता है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है वर्ल्ड में, किसी पर्टिकुलर कंट्री में, तो अगर वो कंट्री उन चीज़ों के लिए दूसरी कंट्री पे डिपेंड होती है, निर्भर होती है, तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको सर्वाइव करना आगे के लिए। और ये हम चीज़ पहले भी देख चुके हैं, जैसे इंडिया यूएसए से पहले जो राइस वगैरह और जो व्हीट वगैरह इंपोर्ट करता था, और उसके बाद 1991 में जो भी क्राइसिस एलपीजी नो इंडिया के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, तो वो इसी चीज़ से बचने के लिए इंडिया ने 2023 में एक माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी इंडिया, जिसमें इंडिया ने कई सारी चीज़ें चेंज कर दी थी। जैसे एक चीज़ ये थी कि अभी जैसे माइनिंग के लिए और एक्सप्लोरेशन के लिए जो लाइसेंस दिए जाएँगे वो सेपरेट होंगे। जैसे एक्चुअली पहले क्या होता था कि जैसे कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है और वो एक्सप्लोर कर रही है, पता कर रही है, सर्वे कर रही है कि कोई भी जो भी मिनरल्स है वो कहाँ पर है। तो उस और उसके बाद अगर वो माइनिंग माइनिंग कर रही है, तो उसके लिए ना एक ही लाइसेंस दिया जाता था। तो वो कंपनी इस कंडीशन में ना वो कंपनी बाइंड हो जाती थी। उसके ऊपर एक तरह से ना एक चीज़ हो जाती थी कि भाई उसको अगर वो एक्सप्लोर कर रही है तो उसको माइनिंग भी करनी पड़ेगी। और इन केस अगर कोई प्राइवेट एंटिटी है, उसको मन नहीं उसने पता किया कि भाई यहाँ पे पर्टिकुलर जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, वो उन्होंने पता कर लिए भाई यहाँ पे कि यहाँ पे हैं, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर में अभी जैसे पता चला है 23 में कि जम्मू कश्मीर में जो लिथियम रिजर्व है, और बाद में पता चला जैसे रिलायंस कर रही है, ठीक है। रिलायंस ने पता कर लिया, और उसको अभी लग रहा है कि लेकिन भाई यहाँ पे माइनिंग करना लिथियम की वो फिजिबल नहीं होगा इकोनॉमिकली, और डिजास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ज्योग्राफिकली भी। तो उसने वो बैकआउट कर जाती है कि भाई मैं यहाँ पे मतलब माइनिंग नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे जो लिथियम रिजर्व्स है उनको बाहर नहीं निकालेंगे। तो उस केस में क्या होगा कि वो पहले ये चीज़ नहीं कर सकती थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि आपको पहले एक्सप्लोरेशन और बाद में माइनिंग दोनों के लिए इंडिविजुअली सेपरेट मतलब अलग से मतलब 2 बार आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे। तो एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो रेयर अर्थ जो मेटल होते हैं उनको एटॉमिक मिनरल्स की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। अभी इससे ये होगा कि कोई पहले क्या था कि प्राइवेट एंटिटी कोई भी एटॉमिक मिनरल्स को मतलब माइन नहीं कर सकती, उनको लीज पर नहीं ले सकती और माइन नहीं कर सकती। लेकिन अभी क्या होगा कि क्योंकि जो रेयर अर्थ मेटल हैं उनको एटॉमिक मिनरल्स की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया है कई सारे मतलब मिनरल्स को। तो अभी कोई भी प्राइवेट एंटिटी मतलब को गवर्नमेंट मतलब वो लाइसेंस दे सकती है कि वो उनको एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं और माइनिंग भी कर सकती है। तो एक चीज़ हो गया। दूसरा ये है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए ना 30 जो ऐसे जो मिनरल्स होते हैं ना उनको जो रिसोर्सेज हैं उनको 30 क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में ऑलरेडी मतलब कैटेगराइज कर चुकी है। और आपको पता ही है कि 2022 के लास्ट में और 23 में जम्मू कश्मीर में के जो रिहायशी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पता चला था कि लिथियम रिजर्व्स हैं। तो ये भी एक इंडिया के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। और एक और चीज़ की इंडिया ने कि जो खजिन विदेश लिमिटेड है ना, खनिज विदेश लिमिटेड इंडिया जो लिमिटेड है, जो उस कंपनी को ऑथराइज कर रखा है, जिसको जिसको हम नो शॉर्ट में बोलते हैं कावेल, कि उसको ऑथराइज कर सकता है कि वो ओवरसीज जाके मतलब दूसरे कंट्रीज़ में, दूसरे नेशन में जाके माइनिंग कर सकती है, एक्सप्लोरेशन कर सकती है इंडिया के लिए। तो एक एक चीज़ एक एडिटोरियल इसके बारे में था। और मैं आपको इस ना जो भी 3 से 4 पॉइंट या 5 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वही मैं बता रहा हूँ। पूरा बाकी आर्टिकल बहुत लंबा है, जो बहुत आपको पढ़ने में आपको ऑलमोस्ट आपका आधे से 1 घंटा ले जाएगा।
दूसरा आर्टिकल इसमें है यूएसए के बारे में। जैसे ही 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की जो शपथ ली है बाइडन ने, उसी टाइम से उन्होंने कई सारे चेंजेस करना शुरू कर दिया है अपनी पॉलिसीज़ में। और इंडिया को लेके भी, चाइना को लेके भी, और कई सारी चीज़ें कर रखी है, जिसमें से एक चीज़ ये है कि मतलब ट्रंप ने बोला है कि वो डब्ल्यूएचओ से यूएसए को विड्रॉ करेंगे, क्योंकि यूएसए मतलब फेवर कर रहा है चाइना को, और नो नो बाइसली बिहेव कर रहा है टूवर्ड्स यूएसए और काफ़ी सारी जो यूरोपियन कंट्री है। और दूसरा रीज़न ये था उनका कि हम जितना फंडिंग देते हैं, क्योंकि एक्चुअली है क्या है कि आप डब्ल्यूएचओ में ना बहुत सारी कंट्री दो तरीके से फंड करते हैं। एक तो ये होता है कि जो मेंबरशिप फ़ी होती है, और दूसरा होता है कि एक जो वॉलंटरी जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है। तो ट्रंप ने बोला है कि हमारा जो मेंबरशिप फ़ी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है, और हमारा जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है वो भी ज़्यादा है। और इन कंपैरिजन टू यूएसए, चाइना का जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है बहुत कम है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 10 to 20% है बस, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके यूएसए ट्रंप ने बोला है कि हमारा फंडिंग भी ज़्यादा है, लेकिन लेकिन हमारा उतना उसमें सुना भी नहीं जाता है। दूसरा ये है कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं, जो एक्सपर्टीज़ है थ्रू यूएसए जो डब्ल्यूएचओ को मिलती है, वो भी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो यही सब रीज़न है बस। बाकी और भी कई रीज़न और भी जो चेंज किए हैं हम ट्रंप ने, इसमें ये एक ये भी है कि ट्रंप ने बोला है कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं फ्रॉम ग्लोबल और इंडिया, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो कोई किसी दूसरी कंट्री से भी हो, वो इनको बाहर निकालेंगे। और इसमें से अगर आप ऐसे करोगे तो आप मतलब उसमें एक उसने काउंट एक जो नंबर निकाला है वो ये है कि ऑलमोस्ट ऑलरेडी उसने 18 से 19 हज़ार जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं उनका नंबर निकाल लिया कि भाई उतना तो है ही है, ठीक है। उसके बाद अगर और भी मतलब स्ट्रिक्ट और रहेंगी पूरी जो यूएन एम्बेसी है, तो पता देखोगे कि आपकी ऑलमोस्ट 7,25,000 जो इमिग्रेंट्स हैं यूएसए से, वो बाहर निकाले जाएंगे। तो एक आर्टिकल ये हो गया। तीसरा आर्टिकल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, जो 22 जनवरी 2015 को पीएम मोदी ने पानीपत, जो हरियाणा में एक सिटी है, वहाँ पे लॉन्च किया था। उसके बारे में उसको आज उसको 22 जनवरी को दो मतलब पूरे 10 साल हो गए थे। तो उसके पूरे एनालिसिस है कि अभी तक वो जो पूरा कैंपेन था, प्रोग्राम था, वो कैसे काम किया है। तो उसके बारे में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे सेक्स टू बर्थ रेशियो है, अ, वो इंडिया में थोड़ा बेटर हो गया है। जो 2013-14 में ऑलमोस्ट 918 होता था, और अभी वो हो गया है 930, ठीक है। तो बेटर हो गया है। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल बेसिकली डिलीवरीज, जो पहले 61% होती थी, अभी उनका नंबर हो गया है 97.3% इन 2023-24 में, ठीक है। कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब ये है कि पहले कितनी वीमेंस होती थी वो घर पे ही मतलब वो उनकी डिलीवरी हो जाती थी, लेकिन अभी वो उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है, और विद प्रॉपर प्रोटेक्शन उनको वो चीज़ केयर उनकी होती है, ठीक है। तो एक वो चीज़ है। दूसरा है कि प्रीनेटल केयर। प्रीनेटल केयर मतलब ये है कि पहले कितनी सारी जो वीमेंस होती थी, वो डिलीवरी से पहले एक जो टाइम पीरियड होता है, मतलब 1 से 9 मंथ का, उस टाइम पे उनकी जो केयर की जाती, उनको गवर्नमेंट की तरफ से या मेडिसिनल फैसिलिटी वगैरह वो सब सारी भी चीज़ मिलती हैं। तो वो और वो हॉस्पिटल वगैरह विजिट करती हैं। तो वो बहुत पहले कम था, लेकिन बाद में पता चला है कि अभी पता मतलब जो नंबर आया वो ये है कि 60, वो पहले 61% था, अभी वो नंबर 80.5% हो गया, 80.5%, ठीक है। दूसरा ये कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एट द सेकेंडरी लेवल, वो भी इंडिया इंक्रीज हुआ है, वो हुआ है 75.5% से 79.4%। तो ऑलमोस्ट 4% की का इंक्रीमेंट हुआ है उसमें, इनका प्रेजेंट टू 2015 और अभी 2024 तक, ठीक है। तो ये भी है, लेकिन और दूसरे बहुत सारे सिंबॉलिक इनिशिएटिव भी गवर्नमेंट ने ले रखे हैं, जैसे यश या एक मतलब जो इनिशिएटिव था वो था यशस्विनी बाइक एक्सपेंडिशन इन अक्टूबर 2023 में। मतलब इसमें ये था कि पूरा नाम सही से मैं जैसे था कि यशस्विनी बाइक एक्सपेंडिशन मतलब 150 विमेंस 10,000 किलोमीटर की को ट्रैवल करेंगी ऑन बाइक पर, ठीक है। तो एक चीज़ ये था। बाकी इसमें अब आप बताइए इसके बारे में, आप कितना गवर्नमेंट ने इम्प्रूव किया है कि नहीं किया है देश ने, क्योंकि
आप एक चीज़ और देखोगे कि जो फीमेल का जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट है ना, वो अभी भी 41.7% है। और इसके बाद मतलब और इसमें एक चीज़ ये भी है कि ये भी जो नंबर है ना, वो इसलिए ज़्यादा है कि ये भी नंबर विलेज में ज़्यादा है, गाँव में ज़्यादा है, शहर में नहीं है। क्योंकि गाँव में वैसे बे मोस्टली होता क्या है ना कि ज़्यादातर जो फीमेल्स है, वीमेन्स है ना, वो जाके खेतों में काम करती हैं। तो उसकी वजह से कम से कम 10 से 15% उसमें नंबर बढ़ गया है। नहीं तो आप देखोगे कि ये नंबर मुझे नहीं लगता कि 25% से ज़्यादा है, मतलब है ही नहीं, ठीक है? क्योंकि और ये भी हुआ है क्योंकि बहुत सारे जो वीमेन्स हैं ज़्यादातर वो डोमेस्टिक वर्क में काम कर डोमेस्टिक में और विलेज लेवल पे काम करती हैं। और वो ऑलमोस्ट वो अनपेड वर्क होता है, बहुत कम होता है कि उनको वेजेस मिलते हैं, ठीक है? और इसी चीज़ को लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है, उसने एक रिपोर्ट निकाली थी, उसने उसमें बोला था कि अगर जितना मेन काम कर रहा है उतना ही वीमेन काम करेगा मैन के, तो पूरे ग्लोबली ना 20% की मतलब 20% का इंक्रीमेंट होगा जीडीपी में, ग्लोबल जीडीपी में 20% इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो ये 3 एडिटोरियल थे, आर्टिकल्स थे। सो थैंक यू फॉर नाउ। फिर इसके बाद मैं कुछ 6 एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा मैं। 6 कुछ नो फॉर स्पेशली फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? जैसे पहला है कि अभी हाल ही में 2 दिन पहले की बात है कि एक ट्रेन इंसिडेंट में 13 लोगों की डेथ हो गई थी और 10 लोग इंजर्ड हो गए थे। हुआ क्या था कि जो लखनऊ से एक ट्रेन आ रही थी, तो वहाँ पे एक अफ़वाह र्यूमर फैला दी किसी ने कि ट्रेन में ना आग लग गई है। तो बहुत सारे लोग वहाँ से मतलब ट्रेन से कूदने लग गए, चलती ट्रेन से। और बगल वाले जो ट्रैक में कोई ट्रेन आ रही थी, तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब हुआ मतलब वो लोगों की डेथ हो गई और उसमें 13 लोग की डेथ हो गई और 10 लोग सीवियरली इंजर्ड हो गए हैं। और दूसरा ये था कि जो जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया पूरा, स्वच्छंद बोस के बारे में, जो उनकी अभी बर्थ एनिवर्सरी, आज बर्थ एनिवर्सरी है 23 जनवरी को। तो उसके ऊपर है, जिसमें मैं आपको अगर समराइज़ करूँगा तो मैं बोलूँगा कि सब लोगों को जो कुछ भी सीखना चाहिए उनसे, तो वो 6 चीज़ें हैं, सॉरी 5 से 6 पॉइंट हैं उनके से, जो उनकी लाइफ से कोई भी सीख सकता है। एक है लीडरशिप क्वालिटी, दूसरा है करेज, थर्ड है पैट्रियोटिज्म, फोर्थ है परसिवरेंस एंड डिटर्मिनेशन, एंड फिफ्थ है ट्रांसपेरेंसी, एंड सिक्स्थ है ऑब्जेक्टिविटी फॉर एनीथिंग, ठीक है? सो मैं इसको यहीं खत्म करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको वीडियो बना चुका हूँ। तीसरा एक जो पॉइंट है वो है पिरले और पिना का जो मिसाइल सिस्टम है उसके ऊपर। एक्चुअली ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि डीआरडीओ ने इंडिया में ही इस पिनाका मिसाइल को वो जो सिस्टम है उसको डेवलप किया है। और जो पिरले है, जो मिसाइल है, वो एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। और जो पिनाका मिसाइल है वो एक्चुअली क्या है ना कि वो मल्टी बैरल फायर मिसाइल है और जिसकी रेंज है ऑलमोस्ट 40 से 75 किलोमीटर, ठीक है? तो ये पूरा उसकी चीज़ के बारे में बहुत सारी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि मतलब प्रीलिम्स में या फिर कहीं भी दूसरे एसएससी वगैरह एग्जाम में भी उतना डिटेल्स में नहीं पूछता है। वो आपसे हार्डली यही पूछेगा कि पिनाका मिसाइल सिस्टम और जो प्रिले मिसाइल सिस्टम है उसकी रेंज कितनी है, वो सर्विस टू सर्विस मिसाइल है कि नहीं, और उसको किसने डेवलप किया है, वो इंडिया में डेवलप हुई है कि बाहर की किसी कंट्री ने डेवलप किया है। तो बस इतना ही। चौथा इसमें एक जो भी मतलब न्यूज़ थी वो थी बायो इथेनॉल के बारे में। तो एक्चुअली क्या है ना, बायो इथेनॉल अभी बहुत सारा न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि जो इंडिया ना शिफ्ट करना चाह रहा है कोल बेस्ड और हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, ठीक है? तो इसलिए बहुत सारा न्यूज़ में रह रहा है। तो इसमें बेसिकली यही है कि जो बायो एथेनॉल है ना, वो फर्स्ट जनरेशन जो बायोफ्यूल है उससे बनता है। तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल मतलब बेसिकली ये है कि जो भी एडिबल आइटम होता है, जो खाने वाला आइटम होता है, जैसे राइस हस्क हो गया, और या शुगर जो क्या बोलते हैं, जो गन्ने वाला शुगर केन की जो खेती होती है ना, उसका जो रेस्ट ऑफ बस बचता है ना वो पार्ट, तो उससे जो बनाया जाता है। तो और भी चीज़ें हैं इसमें, जो भी वेजिटेबल वगैरह होता है तो उनसे भी बायोफ्यूल बनाया जाता है। तो उसी चीज़ को हम फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल बोलते हैं, उससे भी एथेनॉल बनाया जाता है। तो बेसिकली इसमें इन्फॉर्मेशन इसमें ये है कि ब्राज़ील ना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बायो एथेनॉल का, और जो यूएसए है वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है, ठीक है? और जो फ्रांस है ना, उसमें वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है बायो एथेनॉल को। और फिफ्थ न्यूज़ ये है इसमें, वो है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, जिसका वीडियो मैं भी ऑलरेडी मैं डाल दूंगा मैं, ठीक है?
और पाँचवा जो न्यूज़ है वो है स्नेक बाइट के बारे में। एक्चुअली क्या है ना कि इंडिया ग्लोबली ना, इंडिया को स्नेक बाइट कैपिटल बोला जाता है, और इंडिया इस चीज़ में काफ़ी इनफेमस है, मतलब अ, इन गलत चीज़ में फेमस है इंडिया। और क्योंकि मतलब एक नंबर ये है कि हम पूरे साल भर में ना, इंडिया में हर साल 58,000 लोगों की डेथ हो जाती है स्नेक बाइट के थ्रू। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, मतलब गवर्नमेंट के लिए कही कि एक एंटी वेनम करके एक मेडिसिन बोलो, आप कुछ भी बोलो, तो वो उसको इंडिया ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, बाकी थैंक यू। क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं इसका बता देता हूँ मैं, कि मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना बहुत प्रिसाइजली और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, और